हमारा देश एक बार फिर से वोट करने को तैयार है। विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में एक बार फिर से इलेक्शन है। 2024 के इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है और सभी पार्टीज ने अपने घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि इंडियंस वोट देते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं और किन बातों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपने देखा हो मूवीज में अक्सर ही ये दिखाते हैं कि पॉलिटिशियन ये कहते नजर आते हैं, अरे जनता को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। तो हम आज यही जानने की कोशिश करेंगे, क्या जनता को, इंडियन जनता को बेवकूफ बनाना इतना आसान है? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ वोटिंग। अक्सर ही ये पाया गया है कि जब किसी गवर्नमेंट के अंडर इकोनॉमी का विकास होता है यानी अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो उस गवर्नमेंट के या उस सरकार के, उस पार्टी के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मगर इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडियंस देश की इकोनॉमिक हेल्थ नहीं बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वोट करते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडिया की सिर्फ 1/4 जनता ही फॉर्मल सेक्टर में इन्वॉल्व है या फॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है। बाकी सारे लोग जनरली इनफॉर्मल सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। और जब इकोनॉमी का विकास होता है या अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो ये जो फायदा है बहुत जल्दी निचले स्तर पर नहीं पहुंच पाता और लोगों को लगता है कि उनकी आर्थिक स्थिति या उनके जीवन में तो कोई बदलाव आया ही नहीं है। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है 2004 के इलेक्शन। 2003 और 4 में इंडिया की ग्रोथ रेट रही 8.5%, जो कि अब तक की हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। लेकिन 2004 में बीजेपी अटल बिहारी जी के अंडर इलेक्शन हार जाती है और इसका बड़ा कारण रहा लोअर इकोनॉमिक ग्रुप और रूरल एरियाज में इकोनॉमिक स्ट्रेस, यानी वहां तक वो फायदा पहुंच ही नहीं पाया। लोगों को लगा हमारे जीवन में तो कोई सुधार ही नहीं हुआ और ये पार्टी या ये गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है। इसीलिए हमें ये देखने को मिलता है कि इलेक्शन से जस्ट पहले पार्टीज लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं या नई नई स्कीमें निकालती हैं ताकि वो लोगों से कनेक्ट कर सकें, उनको कोई आर्थिक सहायता पहुंचा सके। जैसे कि अभी बीजेपी ने इलेक्शन से जस्ट पहले सिलेंडर और पेट्रोल के दाम घटा दिए। आम आदमी पार्टी बहुत सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड, ये फ्री का जो कल्चर है उन्होंने दिल्ली में वो स्टार्ट कर दिया ताकि वो जो 3/4 लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं उनकी वोटों को बटोरा जा सके। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडियन इलेक्शन में वो है कास्ट एंड रिलीजन, यानी जाति और धर्म। हम अक्सर देखते हैं कि जो बिजनेसमैन होते हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना सामान बेचने के लिए पहले अपने टारगेटेड कस्टमर को ये एहसास कराते हैं कि उनके प्रोडक्ट के बिना हमारा जीवन कितना अधूरा है। यानी इंग्लिश में बोले तो दे सेल द थिंग विच कस्टमर वांट, नॉट द थिंग विच कस्टमर नीड। यानी वो हमें ऐसा एहसास करा दे, भाई हमारे पास ये सामान नहीं है तो हम जीवन नहीं जी रहे हैं। यानी जैसे कि आप देख लीजिए कि आप कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोप, साबुन का यूज नहीं कर रहे तो आप अच्छी माँ नहीं हो। तो इस तरह का एहसास करा दिया जाता है हमें। तो इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने टारगेटेड ग्रुप को ये एहसास कराती हैं कि भाई इस पार्टी को जिताया नहीं ना, ये पार्टी पावर में नहीं आई तो हमारा विकास तो बिल्कुल संभव है ही नहीं। जाति और धर्म भारतीय चुनाव में कितना महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए हमारे पास ढेरों उदाहरण हैं। जैसे कि बिहार में कास्ट सेंसस यानी जाति जनगणना हुई और एक पर्टिकुलर कास्ट के विकास के नाम पर उन्हें कोटा थमा दिया गया। लो भाई कोटा। तो क्या आपको लगता है सिर्फ कोटा दे देने से किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी का विकास हो सकता है? इसी तरीके से अब कांग्रेस पूरे भारत में जाति जनगणना कराना चाहती है। बीजेपी हिंदूज को टारगेट करती है, वो ये दावा करते हैं कि हम हिंदूज का जो कल्चर है उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारी अलग अलग पार्टीज हैं जो मुस्लिम्स, सिख और बाकी धर्मों को टारगेट करते हुए अपनी पॉलिटिक्स करती हैं। जाति और धर्म की राजनीति हमें ये सिखा रही है कि हम जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, हम बटे हुए हैं और मेरी जाति का कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट
अगर इलेक्शन में खड़ा है तो वो मेरी बातों को ज़्यादा समझ पाएगा, मेरे धर्म के लोग मेरी बातों मेरी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा समझ पाएंगे। ये धर्म और जाति की राजनीति इस तरह के विचारों को प्रमोट करती है और समाज में कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ाती है। लोगों का एक दूसरे पर विश्वास कम होता है और हम किसी भी कैंडिडेट को उसके काम के बेसिस पर जज ना करके हम ये ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो मेरे धर्म का है कि नहीं, मेरी जाति का है कि नहीं। और इस तरह की बातें चुनाव के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यानी हमें काम के आधार पर कैंडिडेट को जज करना चाहिए, ना कि वो मेरी जाति, मेरे धर्म, ए बी और सी किसी भी धर्म का हो। एक और नया वोटिंग पैटर्न जो सामने आ रहा है इंडिया में, वो ये है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स, यानी ऐसे प्रतिनिधि जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, वो काफ़ी संख्या में चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जीत रहे हैं तो मतलब जनता का भरोसा उन पर बढ़ रहा है। 2002 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर एक कैंडिडेट को नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करते वक्त अपनी क्रिमिनल डिटेल्स भी देनी होगी। नॉमिनेशन फॉर्म जब वो भरते हैं उन्हें बताना होगा उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्या है, उनके अगेंस्ट कितने केसेस या किस तरह के केसेस चल रहे हैं, वो सारी डिटेल उनको देनी होगी। तो इस जजमेंट से पहले ये माना जाता था कि भाई लोगों को पता नहीं है जो कैंडिडेट्स हैं उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में, इसीलिए शायद लोग उनको चुन ले रहे हैं। तो भाई अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है और जो कैंडिडेट्स हैं उनको डिक्लेयर करना होता है कि उनके अगेंस्ट कितने केसेस चल रहे हैं, किस तरह के केसेस चल रहे हैं, उनको कोई पनिशमेंट वगैरह जो भी मिली है वो सब उनको नॉमिनेशन फॉर्म में भरना पड़ेगा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये जजमेंट आने के बाद जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट हैं उनका रेशो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अभी भी 40% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट आपराधिक मामले हैं और उनमें से 25% के अगेंस्ट तो सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, जैसे कि हत्या, हत्या की साजिश या किडनैपिंग और बलात्कार जैसे मामले भी चल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत की जनता ऐसे उम्मीदवारों को क्यों चुनती है जिनके अगेंस्ट आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो इसका पहला सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत में जनता पार्टी से कनेक्टेड होती है, ना कि अपने एरिया के कैंडिडेट से। ज़्यादातर ये देखा गया है कि बहुत सारे केसेस में तो लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनके एरिया का एमपी या एमएलए कौन है। वो बस ये देखते हैं, अरे भाई ये उम्मीदवार उस पार्टी का है तो हम तो इसी को वोट देंगे। अब दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है जातिवाद। तो एक सर्वे के अनुसार ये पाया गया कि 46% लोगों का मानना है कि उनके लिए जाति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे उस कैंडिडेट पर कोई गंभीर आरोप ही क्यों ना हो या उसका आचरण कैसा भी हो, लेकिन वो कैंडिडेट उनकी जाति का है या उस पर्टिकुलर पार्टी का है तो वो उसी को वोट देना पसंद करेंगे। ऐसे उम्मीदवारों का चुना जाना कानून व्यवस्था को कमज़ोर बनाता है। हमें हमेशा ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था ही एक समाज को सभ्य बनाती है और सही से चलाते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमें समझना होगा कि इन सब चीज़ों का नुकसान जो अभी हमने डिस्कस की हैं देश को हो रहा है, क्योंकि कोई भी पार्टी लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस नहीं करना चाहती। क्योंकि अगर वो लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करेंगे तो उनके इलेक्शन जीतने के चांसेस घट जाते हैं, इलेक्शन जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ज़रूरत यहाँ पर ये है कि जो भी लीडर्स हैं, जो नेता हैं, उम्मीदवार हैं और जनता, दोनों को बदलने की, ताकि हम सभी एक बेहतर कल का निर्माण कर सकें। तो मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप आने वाले चुनाव में खुद से ऊपर देश को रखकर वोट करेंगे और देश के हित में वोट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।